नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 24 अप्रैल 2022 है, दिन है संडे। आई एम श्योर यू ऑल आर एंजॉयिंग योर संडे। तो आज हम पिछले हफ्ते के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अलग अलग आर्टिकल्स हैं, उनको हम रिवाइज करेंगे, फिर से एक बार उनको देखेंगे ताकि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम कभी ना भूलें, इजंट इट? तो लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट। इज इंडिया ए फ्यूल प्राइस आउटलायर? टाइम्स ऑफ इंडिया का ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एज वी नो कि ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और हमारे देश में भी फ्यूल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं और एक नई डिबेट स्टार्ट हुई है कि क्या भारत की सरकार जो है, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों की बात कर रहा हूँ, तो जब हम भारत की बात करें तो क्या भारत जो है वो एनर्जी प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा चार्ज करता है? व्हेन आई से चार्ज आई मीन टू से जो ज़्यादा टैक्स लगाता है। और क्या दूसरे देशों के साथ भारत के फ्यूल के प्राइस को कंपेयर करें तो हमें क्या पता चलता है कि भारत में फ्यूल की प्राइस बहुत ज़्यादा है। राइट, वी कैन फील कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या एक्चुअली में इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज, क्या दूसरे देशों के साथ कंपेयर करें तो क्या वाकई में भारत में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं? चलिए देखते हैं। कुछ हेवी ऑयल इंपोर्टर देशों की बात करें तो नेदरलैंड्स, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, इटली, स्पेन, फ्रांस, साउथ कोरिया, जापान, ये कुछ ऐसे देश हैं जो हेवी ऑयल इंपोर्टर की कैटेगरी में आते हैं। और भारत भी ऑफ कोर्स हेवी ऑयल इंपोर्टर की कैटेगरी में ही आता है। भारत का नंबर 3 है इन टर्म्स ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स, राइट। तो ये बाकी के देशों के कंपैरिजन में हम ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम इन सारे देशों के साथ हमारे देश की फ्यूल की प्राइस को कंपेयर करें तो पता चलता है कि हमारे देश में फ्यूल की प्राइस जो है वो इन सारे देशों से कम है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह सकते हैं कि ये सारे तो डेवलप्ड देश हैं, तो वहाँ पर अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर मिनिमम वेज भी ज़्यादा है। यू बी सरप्राइज टू नो कि अगर ब्रिक्स देशों की बात करें, राइट, ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इन सारे देशों की पेट्रोल और डीजल की प्राइस को अगर भारत के डोमेस्टिक पेट्रोल और डीजल की प्राइस के साथ कंपेयर करें तो हमारे देश में प्राइसेस कम है। इनफैक्ट रशिया, जो इतना बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर हैं, रशिया में भी भारत के कंपैरिजन में फ्यूल की प्राइस जो है वो ज़्यादा है। और आसियान के देशों की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो ये 10 देशों के साथ अगर भारत के पेट्रोल और डीजल की प्राइस को कंपेयर किया जाए तो हमारे यहाँ पर प्राइस जो है वो हाईएस्ट नहीं है, रीजनेबली लो कैटेगरी में हम आते हैं। अब कुछ इकोनॉमिस्ट का क्लेम ये भी है कि ये जो पीपीपी के माध्यम से अगर देखा जाए, दैट इज परचेसिंग पावर पैरिटी। सम इकोनॉमिस्ट्स हैव अंडरटेकन क्रॉस कंट्री एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ पीपीपी to reach the conclusion that the per liter cost of LPG, petrol and diesel in India is higher vis-a-vis other advanced as well as developing economies. अगर पीपीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ इकोनॉमिस्ट का ये दावा है कि कुछ इमर्जिंग या फिर डेवलपिंग कंट्रीज और एडवांस्ड यानी कि डेवलप्ड देशों के एलपीजी पेट्रोल और डीजल की प्राइस को भारत की एलपीजी पेट्रोल और डीजल के साथ कंपेयर किया जाए पीपीपी के टर्म्स में, तो हमारे देश में प्राइस जो है वो ज़्यादा है। अब पीपीपी जो है इट्स ए सॉर्ट ऑफ रेशियो, और जो हमारे देश की नेशनल करेंसी है, फॉर एग्जांपल, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू मच डीप इनटू पीपीपी, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर मिल्क है, दूध, तो भारत में 1 लीटर दूध की कीमत क्या है और उसके कंपैरिजन में यूके में 1 लीटर दूध की कीमत क्या है। तो इस प्रकार से नेशनल करेंसी और सेम प्रोडक्ट या फिर सेम सर्विस को कंपेयर किया जाता है और इससे पीपीपी निकाला जाता है, राइट। तो पीपीपी जो है वो डेफिनेटली फैसिलिटेट करता है इंटर कंट्री कंपैरिजन। एक यूनिफॉर्म स्केल पर अगर कुछ चीज़ों की बात करें तो कंपैरिजन जो है वो पीपीपी से अच्छा निकलता है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, राइट। ये कुछ ही ऐसी ट्रेडेबल कमोडिटी पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेली इनकम एक ऐसी चीज़ है जो डेली इनकम और डेली एक्सपेंडिचर, जिससे हमें पता चलता है, ये एक और तरीका है। और अगर डेली इनकम और डेली एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
और प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें और डेली इनकम और डेली एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लियर पिक्चर जो है वो इमर्ज होता है। अब देखिए, एक डेवलप्ड देश में जो एक व्यक्ति की इनकम है वो ज़्यादा ही है कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री, राइट। और वहाँ पर क्या है कि फ्यूल का इस्तेमाल जो है वो हमसे ज़्यादा होता है डेवलप्ड देशों में। और ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो भारत की एवरेज ये निकलती है कि एक व्यक्ति हमारे देश में पर डे 1 लीटर पेट्रोल या फिर डीजल का इस्तेमाल नहीं करता है, राइट। 1 लीटर से भी कम इस्तेमाल है हमारे देश में, एवरेज इंडियन की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे यहाँ पर प्राइस जो है, मीन्स जो खर्च आपको करना पड़ता है वो कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। द शेयर ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल एंड डीजल इन द डेली इनकम इज नॉट वेरी हाई, क्योंकि 1 लीटर से भी कम एवरेज यूज होता है। तो ऑफकोर्स ऑयल की और फ्यूल की प्राइस ज़्यादा है, आई डू एक्सेप्ट इट, लेकिन यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि ऑयल की प्राइस कम है, राइट। वी आर जस्ट कंपेयरिंग कि भारत को दूसरे देशों के साथ कंपेयर करें तो ऑयल की प्राइस जो है और दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा है या कम है, हम उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो है वो ज़्यादा है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इनकम और एक्सपेंडिचर और एवरेज यूज़ के हिसाब से, तो भारत जो है वो मिडिल कैटेगरी में आता है, राइट। अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो मिडिल कैटेगरी में आता है। टैक्सेस की बात करें तो देखिए, दिल्ली जो है उसमें 41%, यानी कि हमारे देश की बात करें तो 41% जो है वो पेट्रोल पर और 35% टैक्स जो है वो डीजल पर लगाया जाता है। फ्रांस जो है वो 70% टैक्स लगाता है पेट्रोल पर और 59%, लगभग 60% जितना जो है वो डीजल पर लगाता है। एंड सेम थिंग गोज विथ जर्मनी में भी आंकड़ा जो है वो ऐसा ही कुछ है। स्वीडन का आंकड़ा भी रीजनेबली फ्रांस से मिलता जुलता है। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जो हमसे ज़्यादा फ्यूल पर चार्ज करते हैं। और आज से 10 साल पहले की बात अगर मैं करूं तो यूके में फ्यूल की प्राइस जो है वो कुछ 80-90 रुपीज़, अगर कन्वर्ट करें तो 80-90 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल की प्राइस हुआ करती थी। तो लंबे समय से कुछ डेवलप्ड देश जो हैं वहाँ पर प्राइस एक ज़्यादा रही है इन कंपैरिजन। अब भारत की नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो मार्च 22 में 232 लाख करोड़ की नॉमिनल जीडीपी है और 138 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। तो एक व्यक्ति जो है वो पर डे 466 रुपीज़ कमाता है, ये एक एवरेज निकलती है, राइट। ज़रूरी नहीं है कि सभी की इनकम ये हो, मुकेश अंबानी की इनकम ये नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज 466 रुपीज़ पर डे एक व्यक्ति भारत में पैसे अर्न करता है। और फ्यूल की प्राइस जो है वो लेट्स से 110 या फिर 100 रुपीज़ है। तो ऑन एन एवरेज 24 से 22% जो उसकी इनकम है उसका 24 से 22% निकलता है, राइट। 466 का 24 या 22%। लेकिन अगेन वी हैव टू रिमेंबर कि पर डे कंजम्पशन जो है वो एक व्यक्ति का 1 लीटर से भी कम है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फ्यूल की प्राइस जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करें। तो एक अलग एंगल था चीज़ों को देखने का और समझने का इस आर्टिकल में। वन पेंशन फॉर एमएलएज, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है आपकी सरकार ने। पंजाब में जो भगवत मान चीफ मिनिस्टर बने हैं तो उनकी सरकार ने अब यह तय किया है कि पंजाब में 1 एमएलए 1 पेंशन रूल को लाया जाएगा। और भगवत मान सरकार का कहना यह है कि 5 सालों के अंदर इस स्कीम के माध्यम से पंजाब की सरकार को 80 करोड़ रुपीस का फायदा होगा। कितना? 80 करोड़ रुपीस का। अब ये 1 एमएलए 1 पेंशन का मतलब क्या है? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस फैक्ट। आप जानकर हैरान हो जाए। देखिए, हम हैं ही बेवकूफ। आई एम टॉकिंग अबाउट वी द पीपल। हमारे जो एमएलएज हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो एक बार एमएलए के तौर पर उन्होंने काम किया, फिर लेट्स से नेक्स्ट इलेक्शन वो हार गए, फिर उसके बाद सेकंड टर्म में आए, उसके बाद इलेक्शन हार गए, फिर थर्ड टर्म में आए, राइट। तो ये एक व्यक्ति 3 बार एमएलए बना तो उनको 3 पेंशन्स मिलेंगे। जस्ट इमेजिन के लेट्स से के समझने के लिए कि पहली बार एमएलए बने तो उस टाइम पर 10,000 पेंशन था, दूसरी बार बने तब 15,000 था और तीसरी बार बने तब 20,000 था। तो अब वो एमएलए नहीं है तो एक महीने में पता है उसको 20 + 15
35 प्लस 10, हर महीने इस व्यक्ति को 45,000 रुपीज पेंशन में मिलेंगे। तो जितनी बार आप एमएलए बने उस हिसाब से आपको टर्म वाइज पेंशन मिलता था। अब इस चीज को स्क्रैप किया गया है क्योंकि ये मल्टीपल टर्म का पेंशन जो है, दिस इज नॉट लॉजिकल एट ऑल। एंड आई एम श्योर पंजाब सरकार ने यह डिसीजन लिया है तो अब दूसरी सरकारें भी इस प्रकार का डिसीजन लेगी। हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है। एक आरटीआई रिप्लाई ने यह कहा है कि हर साल पेंशन में हरियाणा सरकार जो है उनको 29.5 करोड़ एन्युअली पे करने पड़ते हैं, क्योंकि पुराने एमएलएज हैं जिनको पेंशन देना पड़ता है। फिर कुछ ऐसे एमएलएज हैं जो अब नहीं रहे लेकिन उनके स्पाउस को पेंशन देना पड़ता है। और ये मल्टीपल पेंशन, एक पेंशन है तो दैट इज लॉजिकल थिंग, लेकिन 3, 4, 5 पेंशन आ रहे हैं। एक कांग्रेस के मिनिस्टर जो है ना, फॉर्मर कांग्रेस के मिनिस्टर, उनको पर मंथ 2.38 लाख रुपीस मिलते हैं पेंशन में। पेंशन जस्ट इमेजिन, लगभग 2.5 लाख हो गया। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है उनको 2.22 लाख मिलते हैं। और कुछ ऐसे एमएलएज हैं जिनको 1.5 लाख रुपए तो सिर्फ पेंशन में मिलते हैं। इनकी बाकी की इनकम तो को हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में पेंशन की कोई फैसिलिटी नहीं है। और यहाँ पर हमारे एमएलए जो वैसे ही बहुत पैसे वाले लोग हैं, एमएलए जब बनते हैं तब भी आपको पैसे चाहिए। एक बार एमएलए बन गए और एक पूरी टर्म कंप्लीट की तो 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना पैसे कमा लेते हैं। पता नहीं कहाँ से, मीन्स पता है कहाँ से आते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर पर यही बताया जाता है कि पता नहीं कहाँ से ये पैसे कमाते हैं। बट वी नो कि सारी चीज़ों में कट होती हैं। लोकल लेवल पर अगर कोई रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसमें भी कट, राइट। बिजली के तार लगाए जा रहे हैं, जिस कंपनी वो तार प्रोवाइड कर रही है, या फिर बहुत सारी चीज़ों में, या फिर जेसीबी भी चल रहे हैं। अगर चलो तार में आप करप्शन नहीं कर पाएंगे, या फिर वो बड़ी कंपनी से, लेट्स से एलएनटी से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो उन सारी चीज़ें। लेकिन जो पोल्स लगाने के लिए आपको जो खड्डे करने पड़ेंगे, फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, तो उसमें भी जेसीबीज और जो भी चीज़ें यूज़ होगी तो उसमें भी लोकल जो नेता होते हैं उनकी कुछ ना कुछ कट होती है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों में रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। तो इतने वेल्थी पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन कोई भी मौका नहीं छोड़ते, राइट। कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ते। मुझे पता नहीं कोई ऐसा अगर एमएलए हो तो जिसने आगे चलकर ये कहा हो कि देखिए मुझे 3-4 जगहों से मुझे पेंशन नहीं चाहिए, राइट। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी बात होगी जिसमें आपका फ़ोटो क्लिक किया जाएगा, मीडिया में आएगा, ऐसा कुछ होगा, तो 1-2 लाख रुपए वो ऐसे जाने देंगे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के लिए इतना तो खर्च वैसे भी हो जाएगा। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा एमएलए है जिसने आगे आकर ये कहा हो कि मुझे ये पेंशन जो है वो नहीं चाहिए। बट एनीवे, पंजाब सरकार ने जो किया है, अब इसकी रिपल इफेक्ट हमें हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। वहाँ के लोग जो हैं वो एक आवाज़ उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो एक ऑर्डिनेंस भाजपा की सरकार जो है वो लाने के बारे में सोच रही है कि जो लेजिस्लेचर हैं वो इनकम टैक्स पे करेंगे। वहाँ पर एक नई डिमांड क्रिएट हुई है कि जो हम मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है, तो एमएलए जो है उनको सैलरी मिल रही तो वो भी क्यों टैक्स पे ना करें। और पुरानी पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने की भी डिमांड आ रही है कि लोगों की पेंशन स्कीम नहीं चल रही है और यहाँ पर एमएलएज की पेंशन स्कीम चल रही है, और वो भी मल्टीपल पेंशन्स। तो अच्छा हुआ आप सरकार ने ये किया पंजाब में, और अब सारे राज्यों में इसका एक रिव्यू होना चाहिए। गुजरात, राजस्थान, जितने भी हमारे राज्य हैं, सारे के सारे राज्य में एक रिव्यू होना चाहिए। और सिर्फ एमएलएज का नहीं, एमपीज में भी अगर ऐसा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी मल्टीपल पेंशन्स मिल रहे हैं, तो वो भी चीज़ें जो हैं वो बंद होनी चाहिए, इज़न्ट इट। कंसल्ट द स्टेट्स, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक नया प्रपोजल रखा है। प्रपोजल ये है कि जो इंडियन पुलिस सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं who do not come under central deputation at the SP or DIG level may be barred from the central posting for the rest of their career। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के लेवल पर हैं और अगर वो सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए नहीं आते हैं, आई एम श्योर डियर फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आपको पता है कि ये जो सेंट्रल डेप्यूटेशन है वो क्या है। तो वो सर्विस की डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, उतनी सारी डिटेल्स
अगर हम डिस्कस करेंगे तो बाकी के टॉपिक्स डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आई एम श्योर तैयारी जब करते हैं स्टूडेंट्स तो ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्साइटिंग होती है, उनको पता होता है कि कौन सा रैंक है और एसपी के क्या पावर्स है, डीआईजी का क्या पावर्स है, एक्सेट्रा। तो आपको पता होगा व्हाट इज सेंट्रल डेप्यूटेशन, यही मानकर मैं चल रहा हूँ। तो अगर आप एसपी या फिर डीआईजी लेवल पर सेंट्रल डेप्यूटेशन में नहीं जाते हैं फॉर वट एवर रीज़न, तो फिर आपको हमेशा हमेशा के लिए बार किया जाएगा, यानी कि आप अपने पूरे करियर में कभी भी सेंट्रल लेवल की किसी भी जॉब में या फिर किसी भी पोस्टिंग में काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा प्रपोजल यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रखा है एंड दिस इज गोइंग टू बी डेंजरस। क्योंकि देखिए यहाँ पर डेंजरस इसलिए है क्योंकि अभी तक क्या था, एक वक्त मीन्स अभी तक तो नहीं आई वुड से, लेकिन एक समय था जब ऑल इंडिया सर्विसेज की शुरुआत हुई तो ये एक ट्रायंगल बनता था। ट्रायंगल में 3 डिसीजन मेकर्स थे, राइट। तो एक तरफ था तो वो ऑफिसर, एक तरफ थी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक तरफ थी राज्य सरकार। तो लेट्स से कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर ऑफिसर को सेंट्रल डेप्यूटेशन पर लेना चाहती है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है। फिर स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो पूछा जाएगा और ऑफिसर का डिसीजन, लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों राजी हो जाते हैं, लेकिन ये ऑफिसर कहता है कि नहीं मुझे सेंट्रल डेप्यूटेशन पर नहीं जाना है, तो फिर ये उस पर्टिकुलर व्यक्ति का डिसीजन रहता था और फिर चीज़ों को वहाँ से छोड़ दिया जाता था, आगे बढ़ते थे। लेकिन अब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ये इश्यू चल रहा है और इसकी वजह से पिस रहे हैं ऑफिसर्स। अब डेप्यूटेशन रूल्स ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स के ऊपर नज़र डालें तो जनवरी 2022 की मीन्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट आईपीएस, यहाँ पर तो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स की भी हम बात कर सकते हैं कि जनवरी 2022 की बात है जब कुछ राज्यों ने, और यहाँ पर मैं जब कह रहा हूँ कुछ राज्यों ने तो बीजेपी के भी कुछ राज्यों ने सेंट्रल गवर्नमेंट का इस विरोध किया था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो सर्विस रूल्स हैं आईएएस आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स के सर्विस रूल्स में कुछ बदलाव की बात जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कही, हमने काफ़ी इस टॉपिक को डिस्कस भी किया है। आई एम श्योर आपको याद होगा कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे ना चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स को सेंट्रल डेप्यूटेशन पर ले सकती हैं। तो इस डिसीजन का विरोध जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था और बहुत सारे ऐसे मीन्स टॉपिक्स हैं जैसे कि जीएसटी का रेवेन्यू एलोकेशन, जो रेवेन्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लेकर, फिर वैक्सीन सप्लाई को लेकर स्टार्टिंग में बहुत सारे इश्यूज हुए थे। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ज्यूरिसडिक्शन को लेकर काफ़ी इश्यूज जो हैं वो हमें देखने को मिले थे। और इसी के साथ साथ सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स ब्यूरो, ये जो अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं इनका जिस प्रकार से काम करने का एक तरीका है, इस चीज़ को लेकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। और सीबीआई की बात करें तो 9 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने सीबीआई को कंसेंट देने से मना कर दिया है। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के जो सीबीआई हैं उसको लेकर बहुत सारे राज्यों में मिसट्रस्ट है, इस पर भरोसा नहीं है और इट्स अ मैटर ऑफ शेम कि हमारे देश की जो टॉप प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी है तो इसको लेकर बहुत सारे राज्य को इनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यू कैन इमेजिन कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। एंड नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो खुद चीफ मिनिस्टर रहे हैं और वो जब चीफ मिनिस्टर थे तब उस टाइम पर उन्होंने काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स भी दिए थे कि कैसे मनमोहन सिंह साहब की जो सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस टाइम पर यूपीए की सरकार जो थी, वो किस प्रकार से बीजेपी का जो राज्य था ये गुजरात, तो उसके साथ एक पार्शियल तरीके से भेदभाव रखता था, टाइम पर पैसे नहीं देता था, ये सारे इश्यूज जो हैं वो उठाते थे। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे तो उस टाइम पर उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात बताई, कि संघीय ढांचा जो है उसको और ज़्यादा मजबूत करना है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाने की बात बताई, कुछ स्टेप्स उठाए भी हैं इस दिशा में। लेकिन कई बार हमें देखने को मिलता है जो केसेस हमने डिस्कस किए, ये जीएसटी वाला, ये सीबीआई वाला केस, राइट, बीएसएफ, कोविड सप्लाई, इन सारी चीज़ों को देखे तो लगता है कि पता नहीं क्या हो जाता है कि एक व्यक्ति जो है जिसका खुद का ऐसा अनुभव रहा है फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, देन वी फाइंड के अगेन वो कुछ पुरानी चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। इंदिरा गांधी टाइप का जो एरा था उसकी कई झलकें, आई एम नॉट सेइंग कि
एग्जैक्टली वही चल रहा है, नो, लेकिन कुछ झलकें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं. जस्ट इमेजिन कि ये जो होम मिनिस्ट्री का प्रपोजल है, नया प्रपोजल, कि अगर एक ऑफिसर एसपी या फिर डीआईजी लेवल पर सेंट्रल डेपुटेशन में नहीं आएगा तो हमेशा के लिए उसको, मीन्स कभी भी उसके बाद में उसको सेंट्रल डेपुटेशन में नहीं लिया जाएगा. दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड वर्क, राइट. उस व्यक्ति का भी ओपिनियन होना चाहिए, उसको काम करना है नहीं करना है. और ये सारे इश्यूज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ऑफिसर्स की शॉर्टेज है. इसका कोर इश्यू बस यही है कि ऑफिसर्स की शॉर्टेज है. 2000 के समय की बात है, 1999 टू 2002 की बात है. इस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी और उस टाइम पर सरकार ने आईपीएस जो ऑफिसर्स हैं, नए बैचेस जो हर साल लिए जाते हैं, तो इसकी जो क्वांटिटी है उसको कम किया था. तो दिस इज़ द टाइम कि हम क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दें. और बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर हम जो लोकल सर्विस, लोकल इन द सेंस के जो लेट्स से गुजरात है, तो गुजरात पुलिस सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनको प्रमोट करके आईपीएस रैंक में प्रमोट किया जा सकता है. उनको कुछ एडिशनल ड्यूटीज़ दी जा सकती है. उनकी रिक्रूटमेंट, स्टेट लेवल की रिक्रूटमेंट जो है उसको थोड़ी इंक्रीज़ की जाए. यूपीएससी के द्वारा जो रिक्रूटमेंट है उसको थोड़ी इंक्रीज़ की जाए. तो ऐसा ऐसा करके हम पोस्ट जो हैं, जो वेकेंट पोस्ट हैं, उसको फुलफ़िल कर सकते हैं. लेकिन फिर ये जो ऑफिसर की शॉर्टेज को आप इस प्रकार से हैंडल करेंगे तो इट विल क्रिएट इश्यूज बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारे देश के लिए सही बात नहीं है. चाय, पुलिस एंड यू, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टैंड, राइट. एक नई चीज़, इसको कहते हैं बेल आउट कैफ़े. और ये बेल आउट कैफ़े जो है ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो चुका है. और पुलिस लाइंस में जो पुलिस पर्सोनल हैं, इसमें महिलाएं और जेंट्स दोनों, राइट, ये पुलिस वाले जो हैं वो इस पर्टिकुलर बेल आउट कैफ़े को चलाएंगे, पुलिस कैफ़े को चलाएंगे. अब इस कैफ़े की क्यों ज़रूरत है, मीन्स वाई? द रीज़न इज़ कि पुलिस की जो इमेज है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है. और कल हम इसी विषय पर बात कर रहे थे, इज़न्ट इट, कि पुलिस स्टेशन जाने से लोग डरते हैं या फिर मज़ा नहीं आता है, कहते हैं बहुत सारे लोग. मीन्स कुछ ऐसे एडवोकेट्स ने भी मुझे कहा है, ट्रस्ट मी, एडवोकेट्स ने कहा है कि कोर्ट हैं और पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज़ें अगर आप वहाँ पर जाए तो आपको एक नेगेटिव वाइब फील होती है. बट इन सारी जगहों का मीन्स इन सारी जगहों का जन्म इसलिए हुआ है, से पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस सर्विस जो हैं और कोर्ट्स जो हैं, ये तो हमें पॉजिटिव वाइब देनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो ये कुछ ऐसी जगहें हैं, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे देश के जहाँ पर आपको न्याय मिलेगा, जहाँ पर आपको आपकी रक्षा होगी, राइट. अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो, या फिर हो चुका है, तो जिसने गलत किया है तो उसको सज़ा होगी. तो ये तो पॉजिटिव वाइब्स हमें देने चाहिए जेन्युइनली अगर देखा जाए तो. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमें नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं. तो ये जो एक बेल आउट कैफ़े स्टार्ट किया है सहारनपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने, तो ये एक अच्छी शुरुआत है. इट्स लाइक वहाँ पर आप जा सकते हैं, इट्स लाइक चाय पे चर्चा, पुलिस के साथ आप एक चर्चा वहाँ पर जाकर कर सकते हैं. और ख़ास करके यहाँ पर जो चीज़ें इस कैफ़े में यूज़ की गई हैं, अपसाइकल्ड वेस्ट, ये कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर रिसाइकल करके यूज़ की गई हैं, अपसाइकल करके यूज़ की गई हैं. एंड दिस इंडिकेट्स कि अगर सालों से कोई एक रिश्ता है उसमें अगर दरारें आ चुकी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिश्ता जो है वो फिर से रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसको फिर से रिस्टोर नहीं किया जा सकता. डेफिनेटली अगर प्रयास किए जाए तो जो रिलेशन है उसको फिर से आप रिस्टोर या फिर रिपेयर कर सकते हैं. और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पुलिस और सिटीज़न के बीच में, जिसको कहते हैं कॉप सिटीज़न रिलेशनशिप. तो एक लंबे समय से ये एक बहुत ज़्यादा दरारें, आई वुड से एक वैली इसमें हो चुकी है, राइट. एक खाई है, एक तरफ है पुलिस, एक तरफ है सिटीजन्स. तो ये कैफ़े जो है इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. एंड आई विश अगर मेरे स्टेट में होता तो मैं डेफिनेटली वहाँ पर जाने का एक मीन्स एक बार तो डेफिनेटली जाता और वहाँ पर देखता कि क्या सिर्फ किताबों पर ये कैफ़े है या फिर जनरली वहाँ पर कोई एक नए बदलाव की शुरुआत हो रही है. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और यहाँ पर वाईफाई नहीं होगा एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स बहुत ही अच्छा डिसीजन. इट इंडिकेट मीन्स आप पूरा इसको देखिए, ये बेल आउट कैफ़े को, कितनी छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर एक मेटिकुलसली, राइट, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वाईफाई क्यों नहीं रखा है. द रीज़न इज़, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है,
दोस्तों के साथ या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ हम घूमने जाते हैं, व्हेन आई से घूमना आई मीन टू से लेट्स से आप डिनर के लिए गए या फिर कहीं पर गए, तो कुछ देर के बाद यू विल फाइंड कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बिजी हो गया, फिर दूसरे व्यक्ति ने भी ये किया, और कुछ देर के बाद यू विल फाइंड कि सभी लोग जो हैं वो एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं अनकॉन्शियसली, लेकिन हर कोई अपने अपने मोबाइल में है। तो जब हम हमारे मोबाइल स्क्रीन में होते हैं तो व्हाट हैपेंस इज बातचीत जो है, कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाती। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन को प्रमोट करने के लिए वाईफाई और ये सारी चीज़ें नहीं दी गई है। और जिस किसी ऑफिसर ने इस पर्टिकुलर चीज़ को स्टार्ट किया है या फिर इसका एक आइडिया दिया है, हैट्स ऑफ। एंड आई एम श्योर पूरी टीम होगी इसमें, बहुत सारे लोगों ने किसी ना किसी ने तो कहा होगा कि यहाँ पर वाईफाई नहीं रखना चाहिए एक्सेट्रा। तो दिस आर गुड साइंस, और ये मानना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है कि इमेज प्रॉब्लम है, पुलिस की इमेज जो है वो अच्छी नहीं है। इस चीज़ को मानना जो है, दिस इज़ ए मेजर स्टेप फॉरवर्ड, क्योंकि प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो पाता है जब आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें। नंबर वन इज आइडेंटिफिकेशन। आपको पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है, एंड द सेकंड थिंग इज आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी ना किसी चीज़ की शुरुआत करते। कल मैंने एक शॉर्ट्स भी लॉन्च किया था, उसमें कहा था मैंने कि अगर आप में से एक फेमस ऑथर का कोट है, एक फेमस व्यक्ति का कोट है, नॉट ऑथर, एक व्यक्ति का कोट है, और वो कहते हैं उस कोट में ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करने की अगर हिम्मत है आपके अंदर, अगर आपके अंदर वो साहस है, तो आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने एटलीस्ट उस चीज़ को स्टार्ट कर दिया। सो सेम थिंग गोज हियर एज वेल कि अगर पुलिस, चलिए सहारनपुर या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये एक चीज़ को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफिकेशन के बाद उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया है, दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि अब चीज़ें जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है। अब हमें कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ना चाहिए। आई एम श्योर दूसरे राज्यों के पुलिस ऑफिसर्स को भी इस प्रकार के कुछ कैफ़ेज़ के बारे में सोचना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में कम्युनिकेशन बिल्डअप हो, और अगर कम्युनिकेशन होगी तो बाकी के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न्ड। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, क्या आप इनको जानते हैं? शायद नहीं, इतना फेमस चेहरा नेशनल लेवल पर नहीं है। अगर आप लेट्स से उत्तर प्रदेश से हैं तो शायद आप उनको जानते हो। इनका नाम है अजय मिश्रा। अजय मिश्रा कौन है? ये मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, तो उनके जूनियर मिनिस्टर होम अफेयर्स, यानी कि होम मिनिस्ट्री के जूनियर मिनिस्टर, जिनको हम कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो दैट इज अजय मिश्रा। क्या आपको पता है हाल ही में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को कुछ 50 पाउंड का फाइन पे करना पड़ा? पता है क्यों? क्योंकि वो जो एक पार्टी गेट स्कैंडल जो है उसमें उनका नाम आया, और उनको 50 पाउंड का फाइन हुआ। प्राइम मिनिस्टर को 50 पाउंड का फाइन। यहाँ पर जो कई सारी रील्स में और शॉर्ट्स में हम देखते हैं ना कि हमारे ताऊजी विधायक हैं, इस प्रकार के डायलॉग हमारे यहाँ पर, मीन्स लोकल कांस्टेबल के भी जो रिश्तेदार होते हैं वो भी छोटे बड़े फाइन्स पे नहीं करते। अगर किसी के रिश्तेदार लेट्स से आईएएस ऑफिसर हैं या फिर आईपीएस ऑफिसर हैं, तो आप बड़े बड़े लेट्स से ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग में भी पुलिस वालों ने आपको रोक लिया तो भी आप नाम देंगे, आपको घर जाने मीन्स इनफैक्ट छोड़ने भी आएंगे। और अगर आप एमएलए हैं या फिर एमपी हैं तो आपके पावर्स इतने ज़्यादा हैं, मीन्स बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपको बड़ी लाइन में जाना पड़ेगा, वहाँ पर लोग आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, आपको बीच में से ले जाएंगे। मंदिरों में भी ये होता है, बड़ी बड़ी ऐसी जगहों पर भी। मैंने ऐसे मंदिर आई एम टॉकिंग अबाउट, बहुत सारी रिलीजियस प्लेसेस में भी ऐसा होता है, किसी एक धर्म की बात नहीं है, अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस में भी जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनको वीआईपी एंट्री मिलती है। अब ऐसी आदतें लोगों की क्यों हो गई है? अब सोचिए, एक एक समाज के बारे में ये क्या इंडिकेशन हमें मिलता है कि यूके जैसे देश में प्राइम मिनिस्टर को 50 पाउंड जितना फाइन भी पे करना पड़ता है, और दुनिया के सामने, सभी के सामने उनको सॉरी कहना पड़ता है। और हमारे देश में बड़े बड़े क्राइम्स जो होते हैं, और कई बार हम देखते मीन्स वी नो द फैक्ट कि बहुत सारे हमारे एमपीज और एमएलएज हैं
उनके साथ मीन्स क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनका, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े सीवियर केसेस भी हैं, कुछ पॉलिटिकल केसेस भी लगाए गए हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन जो सीवियर केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, एक्सटॉर्शन, राइट, ये सारे इस प्रकार के केसेस, तो डेंजर केसेस वाले लोग जो हैं वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक आज की हमारी जो डेमोक्रेसी, हमारा देश जो है, इसकी हकीकत है। आशीष मिश्रा जो मेन एक्यूज्ड हैं इस लखीमपुर खैरी वायोलेंस का, एक मेन एक्यूज्ड, ये जो मिनिस्टर साहब हैं अजय मिश्रा, उनके बेटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की, यानी कि ये जो नेता के बेटे हैं, उनकी बेल को कैंसिल कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बेल को कैंसिल किया है। जस्ट आप सोचिए इसके बारे में। मैं यहां पर सिर्फ अजय मिश्रा या फिर उनके परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एसपी, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, 1, 2, 3, जो भी अलग अलग पार्टीज हमारे देश में हैं, उनके बारे में आप सोचिए कि क्यों ऐसा हमारे देश में, मीन्स ऐसा एक ट्रेंड जो आज तो है ही ये ट्रेंड, लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जो अगर हम करें एज ए सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल, तो इस प्रकार का ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। ऑल ऑफ द सडन बंद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए, जैसे कि जो वीआईपी कल्चर था, जो लाल बत्ती कार्स पर लगाई जाती थी, वो चीज़ें अब चली गई हैं, राइट। ऑफिशियली आप वो बत्तियां जो हैं वो नहीं लगा सकते, लेकिन अब एक नया ट्रेंड निकला। आपने देखा होगा कि एक लाल बोर्ड जो है, तो आगे का जो विंडस्क्रीन होता है, आगे का जो ग्लास होता है कार का, तो उसके अंदर के साइड पर एक बोर्ड लगाते हैं पुलिस या फिर एमएलए, एमपी एक्सेट्रा जो भी हैं। तो अब वो एक नई चीज़ स्टार्ट हो गई है। तो ये वीआईपी कल्चर, चलो सरकार ने कोशिश की, वो लाइट्स हटा दी, लेकिन अब एक नया ट्रेंड, एक नया इंडिकेशन जो है वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और कई बार मैंने खुद ने देखा है कि कुछ ऑफिसर्स होते हैं, राइट, उनके पास लाल लाइट की परमिशन नहीं है, लेकिन उनकी कार पर एक सायरन रहता है, और ट्रैफिक सिग्नल पर उनके ड्राइवर्स जो हैं वो ये सायरन ऑन करके ट्रैफिक सिग्नल को, बाकी पूरी दुनिया वहाँ पर खड़ी हुई है, सिर्फ इनको ही जल्दी है और इनको जाने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज भी हमारे देश में चल ही रही है, राइट। ये सारे नाटक जो हैं वो बंद होने चाहिए। मुझे बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों का मीन्स दजिया, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम सब इक्वल हैं। आपकी पोस्ट जो भी हो, आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, ज़मीन है नहीं है, पोस्ट है नहीं, ये सारी चीज़ें एक साइड हैं। जब हम पब्लिक प्लेस में जाए तो हम सब इक्वल हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना। लेकिन रियलिटी में जिस प्रकार से चीज़ों को ऑपरेट किया जा रहा है, क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन का इस प्रकार से वायोलेट भी हो रहा है। लेकिन ये चीज़ हमने डाइजेस्ट कर ली है, ये एक्सेप्ट कर ली है, हमारे जीन्स में शायद आ चुकी है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रीअफर्म्ड द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट गवर्न बेल ज्यूरिस्प्रूडेंस। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। मुझे लगता है कि शायद ये एक लैंडमार्क जजमेंट भी हो सकता है, क्योंकि जो एक बेसिक प्रिंसिपल है, किसी को बेल अगर आपको देनी है तो उसके साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं कि आपको जज जो होते हैं उनको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। अब ये जो लखीमपुर खैरी वायलेंस है, ये कोई छोटा कांड नहीं है। 8 लोगों की यहाँ पर हत्या हो गई, इसमें 4 किसान थे, एक जर्नलिस्ट था। और ये प्रोटेस्ट जो है वो क्यों हो रहा था, ये लोग जो हैं वो ये किसान जो हैं वो बेसिकली ये यूनियन होम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और फिर यहाँ पर वायलेंस हुआ और 8 लोगों की मृत्यु हो गई। एपेक्स कोर्ट का जो कंक्लूजन है वो ये रहा कि हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो मटेरियल का इस्तेमाल किया बेल ग्रांट करने में, वो इररेलेवेंट मटेरियल था कि कार में क्या हुआ था, जो दूसरी तीसरी चीज़ें जो हैं, ऐसी सारी चीज़ों को देखते हुए बेल ग्रांट की। लेकिन एपेक्स कोर्ट ने क्या कहा कि जो विक्टिम है उनका अधिकार है, ये विक्टिम हर एक स्टेज में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब फाइनल जो एक सज़ा सुनाई जाती है या फिर उस व्यक्ति को छोड़ा जाता है उस टाइम पर ही विक्टिम को ऑन बोर्ड लाया जाए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग के हर एक स्टेज में विक्टिम जो है वो अपनी बात कह सके, विक्टिम को सुनना जो है
वो उसका अधिकार है, और इस चीज़ को रिटीरेट किया है, इस चीज़ को फिर से एक जोर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वर्डिक्ट में. द कोर्ट हैज रिकॉर्डेड इट्स डिसअपॉइंटमेंट विद द हाई कोर्ट फॉर नॉट एक्नोलॉजिंग दिस राइट. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रति एक प्रकार का डिसअपॉइंटमेंट व्यक्त किया है कि आपने क्यों ये जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, तो उनको आपने मीन्स उनको सुना क्यों नहीं आपने इस चीज़ को लेकर, और बिना सुने आपने बेल जो है वो ग्रांट कर दी है. दिस इज नॉट गुड एट ऑल. द विक्टिम्स राइट इज नॉट लिमिटेड टू फाइलिंग एन अपील इन द इवेंट ऑफ एन एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड बट एक्सटेंड्स टू बीइंग हर्ड इवन इन द बेल स्टेज. जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक स्टेज में विक्टिम अपनी बात कह सके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और बेल स्टेज जो है उसमें भी विक्टिम अगर चाहे, विक्टिम अगर रिक्वेस्ट करता है, तो कोर्ट को विक्टिम को सुनना चाहिए. तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैंड लिया है, खास करके विक्टिम के पार्टिसिपेशन को लेकर. और अनफॉर्चुनेटली देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, एक जज की जो कमिटी थी, एक मॉनिटरिंग जो पूरी प्रॉब को मॉनिटर करने वाली जो एक व्यक्ति, एक जज जो है वो इस पूरी चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे. तो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को ये कहा कि ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है इस व्यक्ति को, तो आप उसके खिलाफ एक अपील कीजिए. तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपील नहीं की. उत्तर प्रदेश सरकार ने अपील नहीं की. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कवर की. हर बार सीबीआई चीज़ों को टेक ओवर कर लेती है, लेकिन यहाँ पर मैं आई कैन जस्ट इमेजिन कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उत्तर प्रदेश पुलिस की, के जो ऑफिसर्स हैं, जो पूरी टीम में जो भी एक मेन इंचार्ज होगा और उनके नीचे कुछ ऑफिसर्स होंगे, राइट, सैल्यूट टू दिस ऑफिसर्स. आई एम श्योर वो बहुत ही नेक होंगे, बहुत ही इंटीग्रिटी वाले होंगे, राइट, निष्ठा, ये सारी चीज़ें उनके अंदर होगी. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक 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 रिक्वेस्ट आ रही थी, या फिर एक जोर दिया जा रहा था कि ये जो पूरी इंक्वायरी है वो सीबीआई को दे दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सीबीआई को नहीं देनी है. जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उस पर सुप्रीम कोर्ट को भरोसा है. तो हेड्स ऑफ टू दिस सॉर्ट ऑफ ऑफिसर्स जो इतना अच्छा काम करते हैं कि कई बार सीबीआई जैसी जो जो सो कॉल्ड प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो उनके पास भी काम नहीं जाता है, और फिर ये जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो ऐसी टीम के पास ही रहता है. तो एक रिक्वेस्ट है, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्यूचर में ऑफिसर्स बनेंगे. अगर ऑफिसर्स बने तो मेक श्योर कि इस प्रकार के ऑफिसर्स बने. एंड ट्रस्ट में, आपका जो अच्छा काम है उसको नोटिस करने वाले बहुत सारे लोग हैं इस देश में. वो जानते हैं कि आपका जो काम है वो अच्छा है. तो इस इंटीग्रिटी को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि आपका जो भी एक छोटा छोटा काम, जो भी अच्छा काम जो भी ऑफिसर्स करते हैं ना, वो ओवरऑल हमारे देश को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ओवरऑल हमारी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मैच्योर बनाता है. और हमें ऐसी ही डेमोक्रेसी चाहिए, ऐसी ही मैच्योर डेमोक्रेसी चाहिए कि अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर लेवल का व्यक्ति भी अगर कुछ गलत करे तो उसके ऊपर भी फाइन हो. जैसे यूके में हुआ, तो वो अच्छी बात हुई कि प्राइम मिनिस्टर जो, और वो सॉरी भी कहते हैं. हमारे देश में तो सॉरी कहना जो है मीन्स दैट इज़ ए बिग थिंग. मीन्स इतना ईगो भरा है नीचे से लेकर ऊपर तक सभी के अंदर कि सॉरी तो शब्द यूज़ ही नहीं करेंगे. मीन्स सॉरी अगर आपसे कहलवाएंगे तो फिर उनको बहुत अच्छा, मीन्स उनका ईगो तभी सेटिस्फाई होता है जब हम कहते हैं कि नहीं सॉरी, हमसे गलती हो गई थी, हाँ अब पता चला. तो इस टाइप का एटीट्यूड जो है वो अब जाना चाहिए. वो ज़माना जो है वो अब चला गया है. वाई इज़ देयर नो डिबेट इन पार्लियामेंट, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है. मॉनसून सेशन की बात करें, 2021 के मॉनसून सेशन की टू बी प्रिसाइज, तो लोकसभा में 18 बिल्स को पास किया गया. और पता है इन बिल्स के पीछे कितना वक्त हमने स्पेंड किया डिस्कशन में? जस्ट 34 मिनट्स. दोस्तों, ये वाला आर्टिकल जो है ना, आई एम गोइंग टू टेक माई टाइम, आई एम नॉट गोइंग टू रश अप. मैं जल्दी जल्दी बातें यहाँ पर नहीं करूँगा, आराम से एक एक पॉइंट को हम समझेंगे. क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आज के इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है. आप चाहे तो इसको पूरा पढ़ भी सकते हैं. मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद ये जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए. और ये आर्टिकल लिखा है वरुण गांधी साहब ने. वरुण गांधी जो हैं वो मेनका गांधी के बेटे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और बीजेपी के एमपी हैं.
और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी उनकी वो ये, मैं उनके बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, काफ़ी बेधड़क लिखते हैं, जो हकीकत है वो लिखने में वो ज़रा भी हिचकिचाते नहीं हैं। और बीजेपी पार्टी के होने के बावजूद भी जो सरकार ने जो खामियां हैं वो अपने आर्टिकल्स में वो दर्शा देते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि 18 बिल्स पास करने में 34 मिनट्स एवरेज निकाले तो 2 मिनट से भी कम वक्त जो है वो डिस्कशन में हमने दिया है पार्लियामेंट में। क्या इस प्रकार से पार्लियामेंट काम कर सकती है? द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021, इसमें ऐसा है कि जो हमारे डिफेंस इंडस्ट्री हैं तो उसमें आप काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के लोग काम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली हड़ताल और ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं कर सकते। इस बिल के पीछे हमने सिर्फ 12 मिनट ही इन्वेस्ट की, या फिर इसमें सिर्फ 12 मिनट का ही डिबेट हुआ लोकसभा में। सोचने वाली बात है ना। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021 सिर्फ 5 मिनट, एज पर PRS इंडिया 2021 सिर्फ 5 मिनट ही हमने IBC के पीछे डिस्कशन और डिबेट की। और ये जो बिल्स है ना, ये 18 बिल्स मैंने आपको बताया, इसमें से एक भी बिल पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं दिया गया। पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब क्या है? देखिए, हमारे जो MPs होते हैं ना, ये एक्सपर्ट होते हैं किस चीज़ में? दे आर एक्सपर्ट पॉलिटिशियंस, दे आर एक्सपर्ट इन विनिंग इलेक्शंस। जनरली स्पीकिंग, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, राइट? अपनी अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड है, अपने अपने एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन ये जो अपने MPs होते हैं ना, ज़्यादातर वो एक्सपर्ट नहीं होते। अब पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है उसमें क्या होता है? एक्सपर्ट्स को बिठाया जाता है। ऑफ कोर्स इसमें अलग अलग पार्टीज़ के MP होंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के ही होंगे, अलग अलग पार्टीज़ के एक मिक्स वैरायटी में MPs जो हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है, और उनको सपोर्ट करने के लिए एक्सपर्ट्स भी होते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो एक विषय को लेकर एक्सपर्ट हो सकती है, और एक्सपर्ट नॉलेज ही काम आती है जब आप किसी पर्टिकुलर लॉ को आपको और ज़्यादा रिफाइन करना है, राइट? जो जनरल एक जर्नलिस्ट जिसको हम कहते हैं, नॉट जर्नलिस्ट, राइट, जनरलिस्ट, तो ये जनरलिस्ट जो हैं वो काम नहीं आते। वी नीड एक्सपर्ट्स जब हमें किसी लॉ को या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ को और ज़्यादा रिफाइन करना है तो। और वॉइस वोट जो है वो एक नॉर्म बन चुका है। वॉइस वोट यानी कि यू नो ए और नो कह के वोट मीन्स किसी पर्टिकुलर बिल को पास कर देना, ये इतना कॉमन हो चुका है कि अब MPs जो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, सोसाइटी में उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। MP साहब की गाड़ी निकलती है तो लोग देखते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन पार्लियामेंट में या फिर जो पार्टी लेवल पर MP जो है, जस्ट ए हेड काउंट। आपका काम है, आप वहाँ पर जाइए, जोर से हाँ कह के वापस आ जाइए, आपको यही करना है। पार्टी ने जो कहा है वही चीज़ आपको करनी है। या फिर इंट्रा पार्टी अगर आप देखें तो डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। The parliament's productivity is notable, 129% of the Lok Sabha in the last session in 2022, but tradition of debate has been lost. भले ही ज़्यादा बार बैठे, ये सारी चीज़ें, ये क्वांटिटी है, लेकिन डिबेट जो है दैट इज़ मोर अबाउट क्वालिटी। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या पार्लियामेंट सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस की तरह हो चुकी है कि वहाँ पर आप जाइए, स्टैंप लगाइए एंड दैट्स इट, यू कम बैक होम? जब हम किसी पर्टिकुलर लॉ पर, कोई बिल पर, किसी विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, उसमें डिबेट नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, तो ओवरऑल उस पर्टिकुलर लॉ की क्वालिटी जो है वो बिगड़ जाएगी। आपको याद होगा, हाल ही में कुछ समय पहले की बात है, जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि हमारा जो लेजिस्लेटर हैं, यानी कि हमारी पार्लियामेंट जो है, वो फटाफट लॉ बना लेती है, और लॉ में इतनी सारी खामियां होती हैं, और फिर क्योंकि खामियां हैं तो फिर केसेस फाइल होते हैं, और कोर्ट जो है वो इस प्रकार के केसेस को ही सॉल्व करने में बिजी रहती है। अगर अच्छा लॉ, रिफाइंड लॉ तैयार किया जाए तो इतने सारे केसेस नहीं होंगे, कंफ्यूजन नहीं होगी। ओबामा केयर 2013 का एक बहुत ही फेमस टॉपिक था, और ओबामा केयर वॉज अबाउट इंश्योरेंस, राइट? अमेरिका के लोगों को इंश्योरेंस देने की जो बात थी। तो ये जो ओबामा केयर है, पता है इसके ऊपर टेड क्रूज जो सेनेटर हैं, तो उनको कितना वक्त मिला था? उन्होंने 21 आवर्स 19 मिनट्स ओबामा केयर पर बातें की। 21 आवर्स 19 मिनट्स। देखिए कितना धैर्य है उनके अंदर कि वो
एक पर्टिकुलर विषय को कितने डीप लेवल तक डिस्कस करें। हमारे यहाँ पर हमने अब कितनी थी मिनट्स, 34 मिनट्स में 18 बिल्स क्लियर कर दिए। और मैंने कई बार ये कहा है, अगर आपने मेरे लेक्चर्स को पहले भी देखा है तो आपको पता होगा, फार्म लॉ बिल्स जब आए ना, मुझे बहुत सारे अपने दोस्तों ने भी पूछा, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके भी पूछा कि फार्म लॉ बिल्स, बहुत प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत सारे वीडियोस भी इसके ऊपर बन रहे थे उस टाइम पर, बहुत सारे चैनल्स ने बनाए, बहुत सारे फैकल्टीज़ ने बनाए। मुझे नहीं पता कि अगर किसी फैकल्टी ने इस पर्टिकुलर टॉपिक को टू द पॉइंट, अगर इस पॉइंट को अगर मिस कर दिया है तो वो सारी डिस्कशन जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी। दिस इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे लोग भी मुझे पूछ रहे थे कि बिल में क्या कोई, मैंने कहा बिल में कोई इश्यू नहीं है, राइट। अगर होगा भी तो भी वी डोंट नो। क्यों पता है? क्योंकि बिल पर कोई डिस्कशन ही नहीं हुई। दिस इज द बिगेस्ट इश्यू। अगर किसी को बेसिक चीज पता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना हमारे देश में से, जो कहते हैं कि एक व्यक्ति आईएएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके पास कुछ बेसिक चीजें, मीन्स जनरल नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि हमारे देश में 59% जितने लोग, लेट्स से टू मेक इट इजी, 50% से ज्यादा लोग जो हैं वो खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर हैं, या फिर आप किसान हैं, किसान परिवार से आते हैं, 50% जितनी पॉपुलेशन हमारे देश की। अब इतना इंपॉर्टेंट बिल है जो इतनी पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाला बिल है। हमारी जीडीपी में कुछ 15% जितना कंट्रीब्यूशन जो है वो खेती बाड़ी से आता है। तो इतना इंपॉर्टेंट बिल है और आपने उस पर सिर्फ 8 मिनट से डिस्कस की, 8 मिनट की डिस्कशन इतने इंपॉर्टेंट बिल पर। और राज्यसभा में सिर्फ 5 मिनट की डिस्कशन, लोकसभा में 8 मिनट, राज्यसभा में 5 मिनट, टोटल अगर आप कैलकुलेट करें तो 13 मिनट्स की डिस्कशन की गई इतने इंपॉर्टेंट बिल के बारे में। फॉरगेट अबाउट द बिल कि उसमें प्रॉब्लम्स हैं या नहीं, सबसे बड़ा इश्यू तो यही होना चाहिए था हमारे देश में कि बिल्स के ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं होती है। लेकिन फिर पूरी वेव जो है वो चली गई फार्म लॉज के ऊपर और किसान का। चलो, मैं आई एम नॉट सेइंग कि किसान ने जो प्रोटेस्ट किया वो गलत था, कुछ हरकतें जो की वो गलत थी। पीसफुल प्रोटेस्ट अगर जितनी जहां पर हुआ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली हुआ है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो ये सबसे बड़ा इश्यू जो है वो उस टाइम पर भी मिस हो गया था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं तो मैं एम्फेसाइज करके कहना चाहता हूं आप सभी को कि ये मेन इश्यू है। दिस इज द लेवल ऑफ एनालिसिस दैट यू नीड टू understand. When parliamentary proceedings have time set aside for such debates, the quality of legislation improves while enabling consensus. ये जो 21 आवर्स 19 मिनट्स किसी एक विषय पर डिस्कशन होती है, इंपॉर्टेंट विषय पर, मुझे लगता है ये फार्म लॉ बिल इतना इंपॉर्टेंट था कि इसके ऊपर कम से कम 7-8 दिनों डिस्कशन होनी चाहिए थी। अगर इतनी डिस्कशन करते ना तो एक एक किसान को पता चलता कि क्या चीज़ें उसके लिए हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। और ये जो आप सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को कॉल करते हैं, जैसे मैंने आपको मेरा एग्जांपल दिया, लोग मानते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम एक्सपर्ट, लेकिन लोग जो हैं वो मानते हैं, उनको पता है कि लेक्चर्स लेता हूं मैं और आर्टिकल्स पढ़ता हूं, ये वो, तो कॉल करके सिर्फ उनको जानना होता है कि क्या ये सही है, गलत है, मीन्स इसमें कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें गलत हैं, ये एक्सेट्रा। लेकिन ये चीज़ करनी नहीं पड़ती, किसी को भी आपको कॉल नहीं करना पड़ता। अगर 7-8 डेज इसके ऊपर अगर प्रॉपर डिस्कशन सिर्फ हमारी पार्लियामेंट में ही होती तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन were initiated in December 1946 and went on for 166 days, wrapping up only by January 1950. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया गया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कितनी सारी डिबेट्स की, कितनी सारी डिस्कशन की, 166 डेज। और दिसंबर 1946 से जनवरी 1950 तक की ये पूरी प्रोसेस चली, राइट। 166 डेज तो सिर्फ डिबेट्स और ये सारी चीज़ों को दी गई। बैकग्राउंड में कितनी सारी चीज़ें हो रही थी, कितनी सारी डिस्कशंस हो रही थी, डिबेट हो रही थी, ये सारी चीज़ें तो अलग हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें, और तब जाकर ये इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है। लेकिन हमारे यहाँ पर एमपीज जो हैं रेयरली इस प्रकार की डेप्थ में जाते हैं, और रिसोर्सेज भी ना के बराबर हैं। पर्सनल रिसोर्सेज तो बहुत हैं उनके पास, राइट। अगर पार्टी की बात आए या फिर इलेक्शन की बात आए तो 40 लाख 4 करोड़ रुपए भी वो खर्च कर देंगे।
लेकिन लेजिस्लेटिव असिस्टेंट के लिए उनको सिर्फ 40,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। अब 40,000 रुपये में आपको एक अच्छा असिस्टेंट नहीं मिलेगा, दिस इज अ फैक्ट। आपको नेशनल लेवल पर एक अगर ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जिसकी अंडरस्टैंडिंग लेट्स से एक आईएएस ऑफिसर जितनी हो, ऐसा एक व्यक्ति आपको हायर करना है तो उसको 4 लाख रुपए पर मंथ आपको देने पड़ेंगे, तब शायद वो काम करे। क्योंकि इतना जो अगर कोई एक्सपर्ट हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे अपना बिजनेस भी हैं, तो वो ही और शी वुड बी डूइंग वेरी गुड। वो 4 लाख भी उनको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप लेट्स से 4 लाख देते हैं और मेन कोज ये है कि देश के लिए कुछ है, तो शायद वो व्यक्ति 4 लाख पर मंथ में काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसे कुछ लेजिस्लेटिव असिस्टेंट जो है ना प्रॉपर लेवल के होने चाहिए सभी एमपीज के पास। और लेकिन उनको अलाउंस कितना दिया जाता है? 40,000 का। अब यही चीज़ इलेक्शन जिताने के लिए होती तो पार्टी जो, हम नॉट सेइंग सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी जो है ना वो 4-4 करोड़ रुपए या फिर 40 करोड़ रुपए भी खर्च कर लेगी। यूके की बात करें तो यूके में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी होती है कुछ 84,144 पाउंड्स। दिस इज पर ईयर, ये एवरेज सैलरी है, ये एक महीने की नहीं है, 84,000 पर ईयर की सैलरी है। और जो अलाउंस दिया जाता है लेजिस्लेटिव असिस्टेंस के लिए तो दैट इज 1,93,000 से लेकर 2,16,000 पाउंड्स का पर ईयर का एक अलाउंस दिया जाता है कि आप लेजिस्लेटिव असिस्टेंट्स को हायर कीजिए ताकि वो एमपी को सपोर्ट करे, किसी विषय पर इन डेप्थ नॉलेज और डिस्कशन और ये सारी चीज़ें वो करे, ताकि एक एमपी जो है वो रॉक सॉलिड टीम एक एमपी की खुद की हर एक एमपी की हो। इस प्रकार से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी काम करनी चाहिए। और वेस्टमिंस्टर जो है, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, तो वहाँ पर एवरी वेंसडे 12 बजे से लेकर 12:30 बजे ये 30 मिनट्स जो होती हैं, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ता है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता रहता है कि उनको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। सारी चीज़ें ये 30 मिनट्स में जो हैं वो सारी चीज़ें उनको, तो जस्ट इमेजिन कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है उसको कितना अप टू डेट रहना पड़ता है। हमेशा सरकार जो है अपने टोज पर रहती है, सरकार ऐसे आराम से बैठकर चिल करके नहीं काम कर गए, सरकार के ऊपर पूरी वॉच रहती है सभी की, और एमपीज जो है धड़ाधड़ उनको प्रश्न पूछते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर साहब आने वाले होते हैं उससे पहले ही उनको क्वेरीज और क्वेश्चंस, ताकि वो आराम से चीज़ों को प्रिपेयर करें, उनकी स्पीच सुनने के लिए लोग मीन्स एक अलग ही माहौल होता है। लेकिन ऑन द स्पॉट अगर उनको पूछा, और ऐसा नहीं है, गलतियां भी होती है, प्राइम मिनिस्टर से भी होती हैं। जब वेंसडे को वेस्टमिंस्टर में पूछा जाता है तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है, तो वो कहते हैं कि आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। हमारे देश में क्या हुआ कि कोविड के टाइम पर ये क्वेश्चन आवर को ही हमने स्क्रैप कर दिया। ब्रिटेन में क्या हुआ, उन्होंने वर्चुअली इस चीज़ को कंटिन्यू किया। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती हैं, जो यूएस सेनेट और हाउस की कमिटीज़ जो हैं, वो लॉज जो होते हैं उनको स्क्रूटिनाइज करती हैं। गवर्नमेंट अगर किसी व्यक्ति की अपॉइंटमेंट करती है तो उस चीज़ को स्क्रूटिनाइज करती हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, हियरिंग्स होल्ड करते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न, ऐसा नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज हैं और ये सारी चीज़ें हैं तो इसकी वजह से ये देश जो है वो एडवांस है। उनके लॉज जो है ना वो भी काफ़ी रिफाइंड होते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, तो आप क्या कहेंगे, मेरे पास तो इस पर्टिकुलर क्लास का कोर्स मैंने परचेज़ कर लिया है, मेरे पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, 100 MBPS का इंटरनेट है, मोबाइल है, टैबलेट है, सारे रिसोर्सेज हैं, अब तो मैं पास हो जाऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है। क्या आपका फोकस है, क्या आप टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, क्या आप रिवीजन करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो रिसोर्सेज से कुछ नहीं होगा। तो अगर हम कहेंगे कि हमारे पास पार्लियामेंट है, हमारे हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, हमारे यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ों से थोड़ी आपका देश ऑटोमेटिकली मैच्योर डेमोक्रेसी हो जाएगा। क्या प्रॉपर जो दूसरे डेवलप्ड देशों में जो मैच्योर डेमोक्रेसीज में जो प्रोसेसेस फॉलो की जाती है, क्या ये आप फॉलो कर रहे हैं? क्या होगा इसका आंसर? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये आपके लिए आज का एक पहला प्रश्न है। इन यूके द हाउस ऑफ कॉमन्स रैन ए पब्लिक रीडिंग मैकेनिज्म इन 2013। एक नई चीज़ की शुरुआत की 2013 में यूके ने, और यहाँ पर क्या होता है कि वेब पोर्टल पर जाकर आप अपने ओपिनियंस जो हैं वो, अगर आपको लगता है किसी विषय को लेकर आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो वो चीज़ जो है वो आप यूके में कर सकते हैं। वहाँ पर आप वेब पोर्टल पर जाकर अपनी जो कमेंट हैं
वो पोस्ट कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में तो ऐसा है कि हर एक बिल को सिलेक्ट कमेटी को दिया जाता है ताकि उसका प्रॉपर स्क्रूटिनाइजेशन हो सके। हमारे देश में आइडियली एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन एज वी नो कि बिल्स को यहाँ पर नहीं भेजा जाता। दूसरा जो एक फीचर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट पार्लियामेंट्री, कि एक प्राइवेट मेंबर बिल होना चाहिए। प्राइवेट मेंबर बिल यानी कि अगर लेट्स से मैं एमपी हूँ और मुझे लगता है कि साउंड पोल्यूशन एक ऐसा विषय है जिस पर हमारे देश में किसी ने ध्यान नहीं दिया, मुझे उसके बारे में थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज़ है, फिर मैं कुछ एक्सपर्ट्स को बिठाकर एक डिस्कशन करूंगा कि साउंड पोल्यूशन के क्या क्या इश्यूज़ हैं। मैं जो ईयर नोज़ थ्रोट के डॉक्टर्स हैं उनको बुलाऊंगा, और क्योंकि ईयर के एक्सपर्ट हैं, वो सुनने के एक्सपर्ट हैं, इन द सेंस के जो हमारी सुनने की क्षमता है उसके एक्सपर्ट हैं, तो उनको बुलाऊंगा। कुछ अच्छे लिसनर्स को बुलाऊंगा और फिर अलग अलग विषय पर हम डिस्कशन करेंगे, और फिर हम साउंड पोल्यूशन के बारे में जाएंगे, बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें साउंड पोल्यूशन। तो सबसे ज़्यादा हॉर्न जो होते हैं हमारे देश में, जो बड़े बड़े हॉर्न्स एक्सेट्रा, तो इसकी वजह से बहुत साउंड पोल्यूशन होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को मुझे ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छे रोड्स डिज़ाइन किए गए तो कम हॉर्न बजाने की ज़रूरत रहेगी। ड्राइविंग की जो स्किल्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं करूँगा और फिर ये बिल बनाकर मैं बिल पार्लियामेंट में रखूँगा एक एमपी के तौर पर, और फिर इसके ऊपर डिस्कशन होगी, डिबेट होगी एक्सेट्रा, और फिर सरकार को लगेगा कि नहीं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और फिर उसको पास किया जाएगा, फिर वो देश का कानून बनेगा और फिर नए बदलाव हमारे देश में होंगे। तो ऐसी चीज़ हो सकती है या फिर होनी चाहिए। यूके ने 2019 में 7 ऐसे प्राइवेट मेंबर बिल्स को पास किया, कनाडा ने 6 बिल्स को पास किया, हमारे देश ने 14 बिल्स को पास किया। सरप्राइजिंग थिंग, 1952 से लेकर अभी तक 14 बिल्स। डेवलप्ड देशों में एक साल में 7 बिल्स और 6 बिल्स होते हैं, हमारे देश में अभी तक के इतिहास में 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स को ही पास किया है, और इसमें 6 बिल्स जो हैं वो नेहरू साहब के समय पर हुए थे। तो प्राइवेट बिल्स जो हैं वो तो एक प्रकार से अलाउड ही नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि मीन्स आप अगर एमपी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पार्टी जो कहेगी वही चीज़ आपको करनी है। जस्ट इमेजिन कि आप बीजेपी के एक एमपी हैं और किसान बिल को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, और आप कहेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, क्या होगा आपका हाल? जस्ट इमेजिन। और सेम थिंग गोज विद कांग्रेस, सेम थिंग गोज, जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी जो है वो तब तक स्ट्रांग नहीं होगी जब तक हम प्राइवेट मेंबर बिल्स को अप्रूव ना करें। और इसी के साथ साथ जो एक दूसरा लॉ है एंटी जो व्हाट इज़ द राइट वर्ड फॉर इट, अभी मैं बात कर रहा हूँ दिमाग में से वो वर्ड चला गया। I'll get back to you on this one. We are going to talk about that thing as well. तो अब आपको समझ में आ गया कि क्यों प्राइवेट मेंबर बिल होना चाहिए। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है एमपी लैड। अब ये जो एमपी लैड है इसमें एक एमपी को 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं पर ईयर। हमारे देश में कुछ 6,38,000 गांव हैं, और अगर आप डिवाइड करें तो एक एमपी के अंदर आती है कुछ ऐसे 1000 गांव जितना आ जाता है एक एमपी। एवरेज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड्स अप हैविंग 1000 सॉर्ट ऑफ विलेजेस। अगर आप ये 5 करोड़ को डिवाइड करें ना, तो एक विलेज के लिए आपके पास कुछ 15,000 रुपये, एक लोकेलिटी के लिए 15,000 रुपए रहेंगे। 15,000 में क्या होगा उस लोकल एरिया में? कुछ नहीं। फिलीपाइंस में प्रायोरिटी डेवलपमेंट असिस्टेंट फंड दिया जाता है, और छोटे छोटे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के और कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो इसी फंड से सेनेटर्स कर सकते हैं, वहाँ के एमपीज कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, बॉटम अप डेमोक्रेसी हो रही है, जो ऐसा पिरामिड उनके वहाँ पर बन रहा है, राइट, ऐसा बॉटम अप। ये धीरे धीरे करके चीज़ें जो है वो बॉटम लेवल पर ही एक्सपांड होती जा रही हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, दिस इज द लॉ दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो ये यहाँ पर ये फंड जो है 5 करोड़, उसको एक्सपांड करने की ज़रूरत है। और एंटी डिफेक्शन लॉ जो मैंने आपको बताया कि अगर आप पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो आपकी सीट चली जा सकती है, राइट, आपको पार्टी में से निकाला जा सकता है, आपकी सीट चली जाएगी। तो पार्टी इस प्रकार से चीज़ों को कंट्रोल भी करती है। और फार्म लॉज की बात करें तो हमारे देश में ऑफिशियली मीन्स ऑन पेपर 250 ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, राइट। लोकसभा 543 जो लोकसभा की सीट्स हैं उसमें से 250 ऐसे एमपीज हैं जो खुद उनका प्रोफेशन जो है वो किसान है। और किसान बिल के ऊपर कितनी 6-7 मिनट 8 मिनट बात हुई ना वहाँ पर,
लोकसभा में। तो ये रियलिटी है। एक एमपी 25 लाख सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता है हमारे देश में, और 2026 में सीट्स बढ़ाई जाएगी तो 1000 सीट की जाएगी। तो यहाँ पे ये 25 वाला आंकड़ा जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगेन इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। क्या उतना वक्त जो है, क्या उतना टाइम मिलेगा, क्या आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो इश्यूज हैं उनको प्रॉपरली डिस्कस कर सके पार्लियामेंट में। दैट्स द थिंग, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सीट्स वीट से कुछ नहीं होगा, डिस्कशन और डिबेट प्रॉपर होनी चाहिए। Our parliament must reflect the changing aspirations, restlessness, and ambition of the new India, driving accountability and not suborning itself to the executive. It should be a true center of inquiry. Parliament ऐसी होनी चाहिए। आज के ज़माने की जो एस्पिरेशन, आज की जो रेस्टलेसनेस हमें नज़र आ रही है, तो इसको एड्रेस करें, और सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स ही सारी चीज़ों को कंट्रोल करें ऐसा नहीं, राइट। एक पार्लियामेंट का जो ट्रू नेचर है कि प्रॉपर डिस्कशन हो, डिबेट हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये एक थरो प्रॉपर डिस्कशन हमने की है ना। आई एम श्योर आज की इस डिस्कशन से आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई एम श्योर आज के इस रिवीजन सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीज़ें फिर से रिवाइज हो चुकी होगी। एंड इसके बाद आपको मिलेगा फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस वाला रिवीजन लेक्चर थोड़े समय के बाद, वो भी चैनल पर अवेलेबल होगा। एंड रही बात इस सीरीज़ की, तो कल मिलेंगे, यानी कि मंडे को मिलेंगे। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।